नमस्कार, आज के क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूर मठ लाल बाबा विद्यालय का शिक्षक आज आपके लिए गैसों के आचरण इस पाठ का भाग 1 लेकर आया हूँ। इस पाठ में हम देखेंगे कि बॉयल का नियम क्या है। बॉयल के नियमानुसार दबाव तथा आयतन में जो ग्राफ अंकन होते हैं वो कैसे होते हैं और बॉयल के नियम पर आधारित कुछ गणितीय प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि 4 भौतिक राशियाँ। देखिए, हम लोगों का जो पाठ है वो है गैसों के आचरण। तो आचरण से हमें ये समझ में आता है कि कोई भी गैस किस तरह से अलग-अलग परिस्थिति में वो अलग-अलग तरीके के चरित्र दर्शाएगी, उसको हम गैसों का आचरण कहेंगे। तो गैस का आचरण जानने के लिए हमें 4 भौतिक राशियां जानना आवश्यक है। 4 भौतिक राशियां गैस की। तो कौन-कौन सी? सबसे पहले तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि गैसों के आचरण को पूरी तरह से समझने के लिए हमें 4 आवश्यक भौतिक राशियों को जानना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि गैस का तापमान क्या है। ये है हमारी पहली भौतिक राशि। 4 भौतिक राशियों में से पहली क्या है? गैस का तापमान। अच्छा, तापमान की इकाई की बात करें तो उसमें एक, अगर एसआई इकाई में हम देखें तो तापमान को हम लोग केल्विन द्वारा दर्शाते हैं, जो कि कैपिटल के द्वारा दर्शाया जाता है। और अगर तापमान की सीजीएस इकाई देखें तो वो है डिग्री सेल्सियस। तो गैस का तापमान अगर एसआई में बात करेंगे तो केल्विन, और अगर सीजीएस में बात करेंगे तो डिग्री सेल्सियस। दूसरी भौतिक राशि गैस से जुड़ी हुई कौन सी है, जो कि हमें गैस की अवस्था को समझने में मदद करेगी? वो है गैस पर लगने वाला दबाव। अब दबाव की एसआई इकाई को हम लोग न्यूटन प्रति मीटर के स्क्वायर से दर्शाते हैं। ये जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, इसको इकट्ठा हम लोग पास्कल कहते हैं। ठीक है। और दबाव की सीजीएस इकाई क्या है? दबाव की सीजीएस इकाई है डाइन प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, एसआई इकाई में यहाँ पे न्यूटन है, नीचे मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब न्यूटन की, अगर आपको पता है सीजीएस इकाई क्या होती है? डाइन। और मीटर यानी दूरी की एसआई इकाई है, तो अगर उसको हम लोग सीजीएस में लेके जाएंगे तो सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर एसआई इकाई न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर है, जिसको इकट्ठा हम लोग पास्कल बोलते हैं, तो सीजीएस इकाई में वो अवश्य ही डाइन प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर होना चाहिए। तो हम लोगों ने 4 भौतिक राशियों में से 2 भौतिक राशियां देख ली, जो कि गैस के आचरण को समझने में मदद करती है। तीसरी भौतिक राशि है गैस का आयतन। गैस का आयतन, आयतन की एसआई इकाई क्या है? आयतन की एसआई इकाई है क्यूब। क्यूब, मीटर का क्यूब। देखिए, ये छोटा एम यानी मीटर, और उसके ऊपर ये 3 मीटर का क्यूब, तो क्यूबिक मीटर। और सीजीएस इकाई क्या है? सीजीएस इकाई है क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर को क्यूब करेंगे तो हमें क्यूबिक सेंटीमीटर मिलता है। तो इसका मतलब गैस का अगर आयतन अगर हमें कभी दर्शाना है तो हम उसको या तो फिर क्यूबिक मीटर या मीटर के क्यूब में दर्शाएंगे, और सीजीएस में अगर गैस के आयतन को दर्शाना है तो क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर के क्यूब में दर्शाएंगे। ठीक है। तो ये हो गई 3 राशियां, भौतिक राशियां, जो कि गैस के आचरण को दर्शाने में हमें मदद करती है। और चौथा है गैस का परिमाण। अब देखिए, साधारणतः गैस का, किसी भी चीज का परिमाण अगर हमें मापना है तो हम उसकी मात्रा को माप लेते हैं। लेकिन साधारणतः मात्रा की बात, परिमाण की बात आएगी तो हम लोग मात्रा से ही दर्शा देंगे। लेकिन गैस की बात आती है और अगर हमें कहीं पर भी गाणितिक सवाल बनाने हैं तो हमें मोल का इस्तेमाल करना पड़ता है कि गैस का कितना मोल वहां पे उपस्थित है। तो इस हिसाब से हमें 4 भौतिक राशियों पे ध्यान देना पड़ता है किसी भी गैस के आचरण को समझने के लिए। तो गैस का अगर आचरण समझना है तो सबसे पहले हमें तापमान पता होना चाहिए, उसके बाद गैस का दबाव पता होना चाहिए, उसके बाद गैस का आयतन पता होना चाहिए, और साथ ही साथ गैस में कितना मोल है या उसका परिमाण कितना है वो पता होना चाहिए।
हमारा इस पाठ में जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि इस परिमाण को हम लोग स्थिर कर देंगे। ठीक है, इस परिमाण को हम लोग एक जगह पे स्थिर कर देंगे और ये देखेंगे कि बाकी के तीन जो मतलब तापमान, दबाव और आयतन, ये तीन किस प्रकार से गैस के आचरण पर प्रभाव डालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करते ही हमारा सबसे पहला जो नियम हमें देखने को मिलेगा वो है बॉयल का नियम। देखिए, अभी हमने सीखा कि गैस के आचरण को समझने के लिए चार भौतिक राशियों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो चार भौतिक राशियों में से हमने पहले ही बोल दिया कि परिमाण को हम लोग एक जगह पे स्थिर कर देंगे। मतलब जब भी हम लोग किसी गैस को लेंगे तो उसका परिमाण कभी भी बदलेंगे नहीं। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे आपको समझ में आएगा कि ना बदलने का मतलब क्या है। अभी तो फिलहाल अपने दिमाग में रखिए कि हम लोग परिमाण को एक जगह पे रोक के रख रहे हैं। मतलब गैस की कितनी मात्रा है या उसका कितना मोल है उसको हम लोग बदलने नहीं दे रहे हैं। तो तीन चीजें बदलेंगी। अगर चार भौतिक राशियां हैं, चार में से एक को हमने एक जगह पे स्थिर कर दिया है, तो बाकी के तीन यानी दबाव, आयतन और तापमान, इनमें हम बदलाव देखेंगे। अब शुरू होता है सबसे पहला नियम जिसको हम लोग बॉयल का नियम कहते हैं। और बॉयल के नियम में इन तीन में से एक और को स्थिर कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो एक और चीज को स्थिर कर देंगे जो कि मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं कि तापमान को भी हम लोग स्थिर कर देंगे। और फिर देखेंगे कि गैस के आचरण पर सिर्फ दबाव और आयतन का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आप पहले समझिए। मैं बॉयल का नियम बताने से पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि बॉयल के नियम में हो क्या रहा है। तो बॉयल के नियम में हमने ये तो सीखा कि चार ऐसी भौतिक राशियां हैं, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, जिस पर गैस का आचरण निर्भर कर रहा है। चार में से परिमाण को स्थिर कर दिया और बॉयल के नियम में अगर हम आ गए तो तापमान को भी स्थिर कर दिया। अब हमें देखना है कि दबाव और आयतन किस प्रकार से गैस के आचरण पर प्रभाव डाल रहे हैं। अब बॉयल के नियम को पढ़ के देखते हैं कि बॉयल का नियम कहता क्या है। बॉयल का नियम ये कहता है, सबसे पहले मैं आपको साधारण भाषा में समझा दूं। बॉयल का नियम ये कहता है कि जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि मात्रा तथा तापमान को स्थिर रखकर अगर किसी गैस पर हम लोग सिर्फ दबाव और आयतन की बात करें तो इन दोनों में संबंध विलोमानुपाती होता है। मतलब समझे कि अगर मैंने किसी गैस के तापमान को स्थिर कर दिया है, मान लेते हैं हमारे आप जहां पे भी अभी बैठे हैं आपके रूम का तापमान है, मान लेते हैं 28 डिग्री सेल्सियस है। आप इस तापमान को बदलने नहीं दे रहे हैं, 28 डिग्री सेल्सियस तापमान ही रहेगा। ये 28 से 28.5 या 29 डिग्री नहीं होगा या 27 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। 28 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो वो तापमान स्थिर हो गया, वो तापमान वहां से नहीं बदलेगा। साथ ही साथ आपने एक गैस ले लिया। ठीक है, एक गैस को आपने क्या किया, आपने एक बलून के अंदर डाल दिया। मान लीजिए ये गैस आपने एक बलून के अंदर डाल दिया। तो आपने जैसे ही इस गैस को इस बलून के अंदर डाल दिया, आपने क्या किया, आपने गैस के परिमाण को भी स्थिर कर दिया। मतलब आपने जरूर कुछ मात्रा में इस गैस को बलून के अंदर डाला था। मान लेते हैं हमारे उदाहरण के लिए 5 ग्राम गैस को आपने इस बलून के अंदर डाल दिया। मात्रा, ये 5 ग्राम गैस अब इस बलून से बाहर नहीं जा पा रही है और आप बाहर से किसी भी गैस को और थोड़ा भी गैस बलून के अंदर नहीं डाल रहे हैं। मतलब क्या हो गया, गैस का जो मात्रा है ये भी एक जगह पे रुक गई। अभी गैस की मात्रा बदलेगी नहीं, घटेगी भी नहीं, बढ़ेगी भी नहीं। तो दो चीजें एक जगह पे स्थिर हो गई। क्या, एक तो तापमान स्थिर हो गया 28 डिग्री सेल्सियस, ये भी नहीं बदल रहा है समय के साथ साथ, और गैस की जो मात्रा है जो कि आपने बलून के अंदर डाली है वो भी नहीं बदल रही है। अब
हमें ये देखना है कि गैस का जो दबाव और आयतन है, इन दोनों में क्या संबंध होगा। तो आप सोचिए, आपने बहुत बार बलून तो अपने हाथ में लिया ही होगा। तो बलून का जो तापमान है स्थिर है, बलून की जो बलून के अंदर जो गैस है उसकी मात्रा भी स्थिर है। अब आप एक काम कीजिए, आप चारों तरफ से इस बलून को हल्के से अपने हाथों से दबाने की कोशिश कीजिए। आप जैसे ही ये कोशिश करेंगे तो क्या हो रहा है, आप जैसे ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं मतलब आप दबाव को बढ़ा रहे हैं। आप चारों तरफ से अपने हाथों से बलून पर अपने हाथ से दबाव को बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो बलून का आकार है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। मान लीजिए बलून का आकार दब के आपके हाथों के बीच में थोड़ा सा ऐसा छोटा हो गया। तो इसका मतलब दबाव को आपने जैसे ही गैस के ऊपर बढ़ा दिया, आपका गैस का आयतन छोटा हो गया, है ना। आयतन कम हो गया, पहले ज्यादा बड़ा बलून था, आपने चारों तरफ से दबाया तो ये बलून का आकार छोटा हो गया, यानी आयतन कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आयतन और दबाव में विलोमानुपाती संबंध है। मतलब आप एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा कम हो रहा है। विलोमानुपाती संबंध ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि विलोमानुपाती संबंध में हम लोग दबाव को बढ़ा रहे हैं तो आयतन कम हो जाएगा, और दबाव को अगर हम लोग कम कर देंगे, आपने अपने हाथ के दबाव को जैसे ही कम कर दिया, मतलब आपने आपने अभी आप दबा रहे थे, अभी आपने हाथों को हटा लिया, वापस बलून अपने पुराने रूप में चली जाएगी, यानी आयतन फिर से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब बॉयल का नियम अब बिल्कुल साफ इसी तरह से हमें अपने दिमाग में बैठा लेना है कि किसी निश्चित मात्रा वाले गैस का, निश्चित मात्रा मतलब एक मात्रा जो निश्चित हो गई है, जो बदल नहीं रही है, तो किसी निश्चित मात्रा वाले गैस का स्थिर तापमान पर आयतन उसके दबाव का विलोमानुपाती होता है। तो ये हो गया बॉयल का नियम। बॉयल का नियम अगर आप सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगा के याद रखने की कोशिश करेंगे तो हमेशा भूलते रहेंगे। मैंने अभी जैसे बलून के उदाहरण से आपको समझाया है वैसे याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप उसको हमेशा याद रख पाएंगे। तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं, मात्रा को निश्चित कर देंगे, तापमान को स्थिर कर देंगे, और फिर बोलेंगे कि आयतन दबाव के विलोमानुपाती है। आपके बॉयल का नियम तैयार हो जाएगा, उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी लिखने में। तो आइए सीख लेते हैं बॉयल का नियम। तो देखिए, स्थिर तापक्रम पर, देखिए तापक्रम स्थिर हो गया, किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का, मात्रा भी निश्चित कर दी हमने, आयतन गैस पर लगने वाले दबाव का विलोमानुपाती होता है। तो ये जो छोटी सी लाइन है, इसके पीछे की समझ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगर आप इसमें से एक भी पॉइंट मिस करते हैं, कौन से पॉइंट, तापमान को स्थिर रखना अगर आप मिस कर जाएंगे, अगर आप निश्चित मात्रा लिखना भूल जाएंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है। तो तापमान स्थिर करेंगे, मात्रा निश्चित रखेंगे, तो ऐसी हालत में किसी भी गैस का जो आयतन होगा वो उस गैस पर लगने वाले दबाव का विलोमानुपाती होता है। तो हमारा जो उदाहरण था वो क्या था, एक बलून का उदाहरण था जिसमें हमने क्या भर दिया था, हमारा गैस भर दिया था। अगर हम साधारण हवा की बात करें तो वो भी एक गैस है। तो हमने एक बलून के अंदर इस तरह से हवा भर दी और इस बलून को बांध दिया। तो जैसे ही बांध दिया तो हमने क्या किया, गैस जो भरी हुई है उसकी मात्रा को निश्चित कर दिया। अब हमारे घर का तापमान क्या अचानक घट रहा है या बढ़ रहा है, नहीं। तो इसका मतलब तापमान तो स्थिर है। आप अभी जहां पे बैठे हैं, क्या वो घर अचानक से ठंडा हो गया है, क्या वो अचानक से गर्म हो गया है, आप एसी तो नहीं चला रहे हैं, आप अचानक से हीटर तो ऑन नहीं कर रहे हैं, तो ये तो कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब अगर आपने तापमान को स्थिर कर दिया है, मात्रा को निश्चित कर दिया है, तो अब आप अगर उस बलून पे दबाव लगा रहे हैं तो उसका आयतन छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि
स्थिर तापक्रम पर निश्चित मात्रा वाली गैस के आयतन गैस पर लगने वाले दबाव का विलोमानुपाती होता है। तो ये हो गया हमारे बॉयल का नियम। अब बॉयल का नियम हम लोग समझ गए हैं, तो बॉयल के नियम का गणितीय रूप भी हमें समझना पड़ेगा। तो देखते हैं कि देखिए, हमने बॉयल के नियम में क्या सीखा। हमने सीखा कि बॉयल का नियम कहता है कि हमारी जो गैस की मात्रा है वो एक जगह पे स्थिर है। ठीक है, मात्रा निश्चित है यानी मात्रा स्थिर है, निश्चित मात्रा यानी स्थिर मात्रा, इसको दिमाग में रखिए। तापमान भी गैस का क्या है, स्थिर है, एक जगह पे स्थिर कर दिया हमने। तो ऐसी हालत में बॉयल का नियम यह कहता है कि जो गैस का आयतन है वो दबाव का विलोमानुपाती है। अब हमें यहाँ पे गणित लगाना है, और हमने गणित में जो भेद के सवाल हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग कैसे बनाते हैं, ये जो प्रोपोर्शनेट साइन है, ये जो अनुपात का चिन्ह है या भेद का चिन्ह है, इसको हटाने पर हमें एक स्थिरांक बैठाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर इस चिन्ह को, भेद के चिन्ह को हटाने के लिए एक स्थिरांक बैठाएंगे, और जैसे ही ये स्थिरांक बैठाएंगे यहाँ पर बराबर चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ पे ऐसे के हमने लिख दिया। ये क्या है, के क्या है, के एक स्थिर संख्या है या स्थिरांक है। ठीक है, स्थिरांक मतलब एक स्थिर अंक है, एक स्थिर संख्या है। तो ये के एक स्थिर संख्या है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये भेद का चिन्ह जब हमें हटाना पड़ता है तो हमें एक स्थिर संख्या यहाँ पे लाके बैठानी पड़ती है। ठीक है, तो जो आयतन है वो बराबर हो गया एक स्थिर संख्या गुना 1/p का। अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, ये p इधर देखिए, ये p, ये गुना मतलब क्या होता है, ये डॉट मतलब गुना हो गया। अब k गुना 1/p, इसका मतलब ये p जो है ये नीचे में है, यानी यहाँ पे भाग है। इस p को इस तरफ लाएंगे तो ये भाग से इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो मैं इधर s को ऐसे लिख सकता हूँ, pv बराबर k। क्यों, क्योंकि ये तो एक है और k गुना 1 तो सिर्फ k हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है आपके कि ये v, अगर किसी को परेशानी है तो देख लीजिए, ये डॉट की जगह पे अगर मैंने यहाँ पे गुणा चिन्ह लगा दिया है, तो अब सोचिए कि ये p तो यहाँ पे भाग है, नीचे है, इसको इधर लेके जाएंगे तो इधर आएगा, तो ये गुणा हो जाएगा v के साथ, तो pv बराबर k हो गया। तो हमें ये समझ में आता है कि किसी भी गैस का दबाव और आयतन का गुणा करेंगे तो हमें एक स्थिर संख्या मिलनी चाहिए। शर्त क्या है, शर्त यह है कि मात्रा और तापमान स्थिर हो तभी ऐसा होगा। बॉयल के नियम से इसका मतलब हमें क्या मिला, बॉयल के नियम से ये वाला गाणितिक रूप मिला। ठीक है, बॉयल के नियम का, बॉयल के नियम से हमें पता चला कि आप दुनिया का कोई भी गैस लाएं, आप अगर उसकी मात्रा को स्थिर कर दें, यानी मात्रा को एक जगह पे रोक दें, और तापमान को घटने या बढ़ने से रोक दें, यानी तापमान को भी स्थिर कर दें, तो उस गैस का दबाव और उसके आयतन को गुणा करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा, एक संख्या मिलेगी जो कि स्थिर है। 5, 6, 7, 8 जो भी मिलेगी तो वो स्थिर रहेगी एक जगह पे। मान लीजिए p गुना v करके आपको 5 मिला, तो ये 5 कभी नहीं बदलेगा, वो 5 उसी जगह पे रहेगा। ठीक है, तो अब एक और बात समझते हैं। ये तो हमने सीख लिया कि p गुना v करेंगे तो एक स्थिर संख्या आएगी, दुनिया का कोई भी गैस लाएंगे तो एक काम करते हैं, हम लोग एक साथ 3 गैस लाते हैं, गैस A, गैस B और गैस C। ठीक है, और इन तीनों गैसों की हम मात्रा को स्थिर कर देते हैं, और तीनों गैसों के तापमान को भी हम लोग स्थिर कर देते हैं। अब हम लोग ये कहते हैं कि गैस ए का जो दबाव है, गैस ए का जो दबाव है उसको पी ए दिखाते हैं, मतलब कोई भी दबाव हो गया
क्योंकि वो गैस ए का दबाव है तो उसको पी सामने में छोटा सा ए लिख देंगे, और गैस ए का जो आयतन है वो वी ए है। अच्छा, गैस बी का भी दबाव, तीनों की मात्रा को स्थिर कर दिया है। मान लेते हैं तीनों की मात्रा एक ही जगह पे है और वो है 5 ग्राम, हमारे जो उदाहरण है, और तीनों का तापमान भी स्थिर कर दिया है। तीनों की एक ही मात्रा है और तीनों का तापमान भी एक ही जगह पे स्थिर कर दिया है, मान लेते हैं 28 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि हमने पिछली बार उदाहरण लिया था। तो तीनों गैस 5 ग्राम के हैं और तीनों गैसों का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस का है। ऐसे में जो ए गैस है उसका दबाव है पी ए और ए गैस का आयतन है वी ए। बी गैस का जो दबाव है पी बी है और बी गैस का जो आयतन है वो है वी बी। सी गैस का जो दबाव है वो है पी सी और सी गैस का जो आयतन है वो है वी सी। तो मैं क्या करता हूं, मैं पी ए और वी ए को गुना करता हूं। तो मान लेते हैं कि मुझे मिला 100। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं पीबी और वीबी को गुना करता हूं, और अजीब बात यह है कि इसमें भी मुझे 100 मिलेगा। क्यों? क्योंकि बॉयल का नियम ये कहता है कि स्थिर मात्रा, अगर मात्रा एक ही है और तापमान स्थिर है, तापमान को एक जगह पे रोक लिया जाए, तो दबाव और आयतन का गुणा करेंगे तो स्थिर संख्या मिलेगी। और दुनिया का चाहे कोई भी गैस आप ला लीजिए, अगर सबकी मात्रा एक जगह पे स्थिर रखेंगे तो सबका जो स्थिर संख्या है वो एक ही निकलेगा। तो इसका मतलब पीसी को वीसी के साथ गुना करेंगे तो हमें 100 ही मिलना चाहिए। तो ऐसे अगर मैं असंख्य गैस लाऊं तो असंख्य गैसों का दबाव और आयतन हम गुना करेंगे तो हमेशा हमेशा 100 निकलेगा। शर्त यह है कि सारे के सारे गैसों की मात्रा 5 ग्राम होनी चाहिए और सारे के सारे गैसों का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पर एक जगह पर रुका होना चाहिए। तो बॉयल के नियम का गणितीय रूप मैंने अभी तक जितना समझाया है वो आप लोग समझ चुके हैं। कैसे? देखिए देखिए, कोई भी अगर बॉयल के नियम का पालन करेगा तो दिए गए गैस में हमें गैस का जो तापक्रम है वो स्थिर रखना पड़ेगा, गैस की जो मात्रा है वो स्थिर रखनी पड़ेगी। मैंने जो जो आपको इसके पहले यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन पर लिखकर समझाया है वही अब स्लाइड में आएगा धीरे धीरे। अब आगे, माना निश्चित मात्रा वाले इस गैस का स्थिर तापमान पर आयतन V है एवं दबाव P है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोई भी एक गैस ले लिया, उस गैस के तापमान को स्थिर कर दिया, उसकी मात्रा को भी स्थिर कर दी, और हमने ये माना कि ये जो गैस हमें मिला है जिसकी मात्रा निश्चित है यानी स्थिर है, तो जिसका तापमान भी स्थिर है, यानी यहाँ पे हमने दिखा दिया तापमान स्थिर है, तो ऐसे गैस का आयतन मान लेते हैं कि V है और दबाव मान लेते हैं P है। ठीक है, अब बॉयल का नियम क्या कहता है? बॉयल के नियम के अनुसार V विलोमानुपात होता है P का। ठीक है, तो यहां से अब देखिए हमने क्या किया, ये जो चिन्ह है, भेद का चिन्ह है, इसको हटाने के लिए एक स्थिर संख्या ला लिया। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था K स्थिरांक है, तो V बराबर K गुना 1/P हो गया। अब ये P भाग था, इसको हमने इधर लेके जैसे ही गए थे हम लोग, तो क्या हो गया था, PV बराबर K हो गया था। तो बॉयल का गाणितिक रूप इस तरह से हमारे सामने आया था। अब आगे, यहां तक तो हम लोग समझ चुके थे। अब आगे इससे निष्कर्ष क्या निकला था? इससे निष्कर्ष ये निकला था कि निश्चित मात्रा वाले गैसों का मतलब हम लोग बहुत सारे गैसों को एक जगह पे ला रहे हैं, निश्चित मात्रा वाले गैसों का स्थिर तापक्रम पर, मात्रा भी निश्चित है, देखिए ठीक है, यहाँ पे मात्रा भी निश्चित है और तापक्रम भी स्थिर है। तो निश्चित मात्रा के गैसों का स्थिर तापक्रम पर दबाव अगर क्रमशः P1 P2 इस तरह से चलते चलते P3 P4 इस तरह से चलते चलते n संख्यक गैस हमने इकट्ठा कर लिया, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि गैस A, गैस B, गैस C, उसी तरह से गैस 1, गैस 2,
गैस 3, इस तरह से कई सारे गैस हमने इकट्ठा कर लिए और सब गैसों का जो मात्रा है उसको हमने एक जगह पे निश्चित कर दिया और सारे गैसों का तापक्रम भी हमने एक जगह पे निश्चित कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि इन सब का दबाव क्या है। तो पहला जो गैस हमने लिया था उसका दबाव हम लोग मान लेते हैं कि P1 है। दूसरा जो गैस हमने लिया है उसका दबाव मान लेते हैं कि P2 है। इस तरह से P3 P4 चलता रहेगा। कई सारे गैस हमने इकट्ठा किए और लास्ट वाला जो गैस है वो n संख्या मतलब n नंबर वाला गैस है, उसका भी दबाव हमने मान लिया Pn है। ठीक है, और इसी तरह से हर गैस का आयतन भी देख लेंगे। तो पहला वाला जो गैस था उसका आयतन V1 मान लेते हैं, दूसरा वाला गैस था जो उसका आयतन V2 मान लेते हैं, तीसरे गैस का V3 होना चाहिए, चौथे गैस का V4 होना चाहिए। इसी तरह से चलते चलते n संख्यक गैसों को हमने इकट्ठा कर लिया। तो लास्ट वाला जो n संख्या का गैस है उसका आयतन Vn है। तो इस तरह से सारे गैसों का दबाव हमने मान लिया कि P1 P2 P3 इस तरह से Pn तक है और सारे गैसों का आयतन हमने मान लिया V1 V2 Vn तक है। तो हमें बॉयल का नियम क्या कहता है? हमें बॉयल का नियम कहता है कि P1 का और V1 का गुना करेंगे, इस तरह से लिख लेते हैं, P1 और V1 का गुना करेंगे तो कोई एक स्थिर संख्या मिलेगी, P2 और V2 का गुना करेंगे तो भी वही वाली स्थिर संख्या निकलेगी, P3 और V3 का गुना करेंगे तो वही स्थिर संख्या निकलेगी। ऐसे गुना करते 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 हम लोग n नंबर के गैस तक भी जाएंगे तो भी हमें वही वाली स्थिर संख्या मिलेगी। तो इसलिए P1 गुना V1 बराबर जितना होगा, P2 गुना V2 बराबर जितना होगा, बराबर बीच में P3 गुना V3 बराबर जितना होगा। इस तरह से चलते चलते Pn गुना Vn बराबर जितना होगा वो कितना होगा, वो एक ही संख्या होगी। तो इस तरह से बॉयल के नियम का निष्कर्ष हमें मिल गया। अर्थात निश्चित तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाले, निश्चित तापक्रम एक जगह पर स्थिर है, तापक्रम निश्चित मात्रा एक जगह पर स्थिर है, तो निश्चित तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस के आयतन तथा दबाव का गुणनफल हमेशा स्थिर होता है। ये है बॉयल के नियम का निष्कर्ष। तो आपके दिमाग में बॉयल का नियम अच्छे से बैठ गया होगा। दो चीजें स्थिर रहती है, मात्रा स्थिर रहती है, तापमान स्थिर रहता है, और बाकी की दो जो भौतिक राशि है, कौन कौन बचा? तापमान और मात्रा को स्थिर कर दिया तो वो दो भौतिक राशियां बची, दबाव और आयतन। ये दोनों एक दूसरे के विलोमानुपाती होंगे। और फिर वहां से हमने निकाला कि दबाव और आयतन एक दूसरे के विलोमानुपाती हैं। तो यहाँ से हमने निकाला कि किस तरह से इसको हम लोग ऐसे स्थिर संख्या में ऐसे लेके जा सकते हैं। ये बराबर चिन्ह लाके ये k बैठा दिया और फिर यहाँ से हम को मिला था कि Pv बराबर k होता है, और असंख्य गैस लाएंगे और उनकी मात्रा को एक जगह पे और तापक्रम को एक जगह पे रोक देंगे, स्थिर कर देंगे, तो उन सारे के सारे गैसों में भी हमें यही देखने को मिलेगा। दबाव और आयतन को गुना करेंगे तो स्थिर संख्या मिलेगी। ये हो गया बॉयल का नियम। तो बॉयल के नियम के अनुसार अब हमें देखना है कि हम लोग P और V का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो समझते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अब देखिए, हम लोग ग्राफ बना रहे हैं और ग्राफ में हमेशा क्या रहते हैं, इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस रहते हैं। ठीक है, यह है x अक्ष, यह है y अक्ष। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग x अक्ष पर P को रखते हैं, यानी गैस के दबाव को रखते हैं, और y अक्ष पर हम लोग आयतन को रखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। हमने बॉयल के नियम में ये सीखा कि आयतन विलोमानुपाती होता है दबाव के। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कोई इनमें से दो चीजें हैं। इधर देखिए, ये दबाव है, ये आयतन है। याद कीजिए, आपने बलून में अपने हाथों से दबाव को बढ़ाया था तो बलून का आकार छोटा हुआ था। याद है कि नहीं है? आपने चित्र में भी देखा था
आप अपने दिमाग में सोचिए, बलून को पकड़ के दबाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दबाव बढ़ा रहे हैं, तो उसका जो आकार है वो छोटा हो रहा है, यानी आयतन छोटा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? विलोमानुपाती संबंध है। इसका मतलब इन दोनों में उल्टा संबंध है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अब इधर आइए ग्राफ। अब सोचिए कि किसी भी गैस में दबाव बहुत कम है। देखिए, ये एक्स अक्ष पर हम लोग दबाव को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या है? ये ग्राफ का मूल बिंदु है। तो इधर से 0 शुरू होता है और फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बढ़ते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस तरह से जैसे मैं इस अक्ष पर आगे बढ़ रहा हूं, तो दबाव का मान भी बढ़ रहा है ना? तो मैंने क्या किया? मैंने यहां पर दबाव को लिखना शुरू किया है। तो इसका मतलब जितना दबाव को यहां पर, अगर कोई दबाव को यहां पे बिंदु डाल के मैं दिखाऊंगा तो वो दबाव बहुत कम होना चाहिए, यानी 0 के बहुत पास। अगर दबाव बहुत बड़ा है तो उसको मैं कहां पे लिखूंगा? उसको मान लीजिए दबाव 0.5 है, दबाव है 0.5, ठीक है? दबाव क्या है? 0.5 पास्कल। तो मान लीजिए यहाँ पे दबाव पास्कल में लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर 0 और 1 के बीच में मुझे ये दबाव का मान रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए दबाव है 5 पास्कल, तो मुझे यहाँ पर 5 की जगह पे दबाव को रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब जितना दबाव ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ पर इस अक्ष में मुझे आगे जाना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे 15 है। अगर दबाव 15 है तो मुझे यहाँ पे बिंदु बैठा कर दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे गैस का दबाव 15 पास्कल है। अगर दबाव 0 है तो मुझे यहाँ पर बिंदु डाल के दिखाना पड़ेगा कि गैस का दबाव 0 है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब गैस का आयतन दिखाना है, तो गैस का आयतन भी इस तरह से अब इस तरफ दिखा रहे हैं, यानी वाई अक्ष पे दिखा रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से आगे चल रहा है, 1, 2, 3, 4 करके ऐसे आगे चल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये भी 15 तक गया। तो मान लेते हैं कि गैस का आयतन अगर मान लेते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर है, तो मैं गैस के आयतन को यहाँ पे इस एक पे बिंदु डाल के दिखा सकता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि गैस का आयतन 15 क्यूबिक मीटर है, तो मुझे बिंदु यहाँ पे डालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब इतनी बात आप समझ गए, तो अब यहाँ पर P और V के इस ग्राफ में क्या हो रहा है वो समझिए। ये सब मान मैंने उदाहरण के लिए दिया था। ये मान की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है? इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनको देख के आप घबराइएगा नहीं, ठीक है? आप ग्राफ में नजर डालिए। मेरी बात आप अच्छे से सुनते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा, मैंने कहा था कि दबाव अगर ज़्यादा है तो आयतन कम हो जाता है। आपको भी पता है बलून पे आप ज़्यादा दबाव डालेंगे तो उसका आकार छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आई मान लेते हैं कि दबाव बहुत कम है। दबाव बहुत कम है तो बलून का आकार बड़ा होना चाहिए। मान लेते हैं कि इस बिंदु पे हमारा दबाव है। तो अगर इस बिंदु पे हमारा दबाव है तो उसका आयतन तो बड़ा होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पे आयतन है, क्यों? क्योंकि दबाव कम है तो आयतन ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ से और यहाँ से लाइन को लाकर यहाँ पर मिलाने पर हमें इस ग्राफ में पहला बिंदु मिल गया। ये बिंदु बताता है कि गैस पर कितना दबाव है, और ये बिंदु ये भी बताता है कि गैस का आयतन कितना है। ग्राफ का मतलब ही तो यही है ना। तो इसका मतलब पहला बिंदु हमें बता रहा है कि गैस का दबाव तो बहुत कम है लेकिन आयतन बहुत ज़्यादा है। अब आपने बलून को चारों ओर से धीरे धीरे दबाना शुरू किया, यानी उस पर जो दबाव है वो आपने यहाँ से यहाँ पर बढ़ा दिया। अब जैसे ही यहाँ पे बढ़ा दिया, गैस का जो आयतन है वो कम हो गया, बलून का आकार जो है वो छोटा हो गया। तो बलून का आकार छोटा हो गया मतलब देखिए दबाव इस बिंदु पर है और मान लेते हैं कि बलून का आकार कहीं पे यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं एक लाइन, सीधी लाइन, और यहाँ से उठाते हैं एक सीधी लाइन। यहाँ पे हमने दबाव को रखा था। तो ये दो
लाइन जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे हमें एक और बिंदु ऐसे मिल जाती है। इस तरह से हम देखेंगे कि जैसे जैसे दबाव को हम लोग बढ़ा रहे हैं, फिर से दबाव यहाँ पे आ गया, दबाव बढ़ा दिया है, मान लेते हैं यहाँ पे दबाव रख दिया है, और आयतन हम देख रहे हैं कि आयतन दबाव के बढ़ने के साथ साथ और कम हो गया। आपने बलून को और जोर से चारों ओर से दबाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये जो आयतन है ये इस जगह पे कहीं पे पहुंच गया। तो यहाँ से एक लाइन खींच के, यहाँ से एक लाइन खींच के मिला दीजिए, तो देखिए ये तीसरा बिंदु हो गया। इस तरह से दबाव को और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, तो यहाँ पर अगर दबाव आ गया तो हम देखेंगे कि आयतन कम होके यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब ये यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, ठीक है। और दबाव बढ़ाया गया, और आयतन भी, इसका मतलब दबाव बढ़ने के कारण कम हो गया। तो यहाँ पे अगर दबाव है तो आयतन तो एकदम, इतना ज़्यादा दबाव है तो आयतन तो और कम हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये दबाव यहाँ से इतना है, इतनी दूर तक है, तो यहाँ से एक लाइन उठाइए, और आयतन यहाँ तक है तो यहाँ से लाइन को खींच के इधर लाइए। देखिए यहाँ पे एक बिंदु हो गई। तो जैसे ही मैं इन बिंदुओं को मिला दूंगा, हमें एक लाइन मिल रही है, ऐसे एक मुड़ती हुई लाइन, जो कि मूल बिंदु की तरफ ऐसे घूम कर है। तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं समकोणीय हाइपरबोला। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि P वर्सेस V ग्राफ में जो अ, जो हमें ग्राफ में जो लाइन या जो वक्र मिलता है, लाइन नहीं है ये वक्र है, एक कर्व है, तो जो वक्र मिलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं समकोणीय हाइपरबोला। अब ये तो हो गई एक बात, साथ ही साथ हमें इस लाइन के बारे में एक और बात याद रखनी है, और वो ये है कि ये जो वक्र हमें मिला था, ये स्थिर तापमान के चलते मिला है, ठीक है। गैस का तापमान हमने स्थिर रखा है, और इस हालत में आयतन और दबाव के बीच में जो संबंध बना उसके कारण हमें समकोणीय हाइपरबोला मिला, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो तापमान है ये कभी बदला नहीं गया था, एक जगह पे स्थिर था। इसलिए इसको, इस लाइन को समतापीय वक्र भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो वक्र हमें मिला, ये स्थिर तापमान पर हमें मिला, ठीक है। तो ये बात हमारी समझ में आ गई है। तो ये देखिए कि हमने P और V के ग्राफ को इस तरह से दिखाया है। X अक्ष पर हमने P को रखा है, Y अक्ष पर हमने V को रखा है। जब जब P बहुत कम है, देखिए P जब यहाँ पे है तो यहाँ से एक लाइन को उठा के आपको मिलेगा कि बिंदु यहाँ पे आ रही है। तो P जब यहाँ पे है तो आयतन देखिए कहाँ पे है, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो बिंदु है, पहला बिंदु हमें यहाँ पे मिल गया। अब हमने P को थोड़ा सा बढ़ाया तो हमें क्या दिखा? हमें दिखा कि आयतन घट गया, घट के यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से हमने लाइन को उठाया, यहाँ पे लाइन को उठाया, तो हमें यहाँ पर एक बिंदु मिल गया। तो और थोड़ा आगे बढ़ाया P को, और बढ़ा दिया तो V देखिए और कम हो गया। तो ये लाइन उठा के यहाँ पे हमने बिंदु को ढूंढ लिया, और ये हमें मिल गया। तो इस तरह से जैसे जैसे हम लोग P को बढ़ाते गए, वैसे वैसे हमारा V भी कम होता गया, और इस तरह से हमें हमारा समकोणीय हाइपरबोला मिल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि V विलोमानुपात में है P के, ठीक है। और हमने ये कहा था कि ये जो भी घटनाएं घटी हैं, ये तापमान के स्थिर रखे जाने के बाद P में आए बदलाव के कारण V उसके साथ जैसे जैसे बदला है उसके कारण आया है। यानी तापमान स्थिर हो तापमान को स्थिर कर दिया, और
फिर उसके बाद P को बढ़ा रहे हैं तो V पर क्या बदलाव आ रहा है। तो इसलिए तापमान के स्थिर रखे जाने के कारण हम इस वक्र को समतापीय वक्र भी कहेंगे। तो आयतन तथा दबाव में जो परिवर्तन है वो स्थिर तापमान में होने के कारण प्राप्त वक्र को समतापीय वक्र कहते हैं। तो ये हो गया बॉयल के नियम अनुसार P वर्सेस V ग्राफ। एक और ग्राफ को हमें समझना है और वो है PV वर्सेस P ग्राफ। अब ये भी बहुत आसान है। देखिए, हमने बॉयल के नियम अनुसार क्या सीखा है। हमने ये सीखा है कि आयतन दबाव के विलोमानुपाती होता है। फिर हमने जब गाणितिक रूप निकालना सीखा था, इसका गणितीय रूप, तो यहाँ पे बराबर चिन्ह लाने के लिए हमें एक स्थिर संख्या लानी पड़ती थी। तो स्थिर संख्या लाएंगे तो k गुना 1/p होता था। तो अब ये जो p है ये नीचे है यानी भाग है, तो इसको इधर लेके जाएंगे। फिर से वही करके मैं दिखा रहा हूँ, PV बराबर k हो गया। तो इसका मतलब हमें पता है कि किसी भी गैस की निश्चित मात्रा की किसी गैस का स्थिर तापमान पर अगर हम लोग दबाव और आयतन को गुना करेंगे तो स्थिर संख्या मिलेगी। अब हमें यहाँ पर किसका ग्राफ बनाना है, PV के साथ P को बैठा के ग्राफ बनाना है। तो आइए बना देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस तरफ हमने P को रख दिया x अक्ष पर और इस तरफ हमने PV को रख दिया, है ना। वही तो ग्राफ है, PV के साथ P का। तो इधर PV को रख दिया, इधर P को रख दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मान लेते हैं K का मान है 100, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पर गैस की मात्रा स्थिर है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग से ये बात बिल्कुल ना निकले। और गैस का तापमान स्थिर है। तो इस अवस्था में अब हम लोग P और V इन दोनों में बदलाव लाएंगे, लेकिन P और V का गुणनफल कभी नहीं बदलेगा। बात को इस तरह से समझते हैं। मान लेते हैं P का मान है, मान लेते हैं 5, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे शुरू करते हैं। मान लेते हैं P का मान है 1, तो V का मान कितना होगा। P और V का गुणनफल 100 होना चाहिए, तो इसका मतलब V का मान 100 होगा। मान लेते हैं P को बढ़ा के मैंने कर दिया 5, तो V का मान कितना होना चाहिए, 100 करना है हमें। तो 5 के साथ क्या गुणा करेंगे तो 100 होगा, 5 के साथ 20 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब देखिए V कम हो गया, है ना। तो यही तो होता है, आप दबाव को बढ़ा रहे हैं और आयतन कम हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, P को और थोड़ा बढ़ा के 10 कर देते हैं, तो इधर V को भी कम होना पड़ेगा ताकि गुणनफल 100 रहे, ठीक है। तो बात समझिए कि P और V में चाहे बदलाव कैसा भी आए, इन दोनों का गुणनफल कभी नहीं बदलना चाहिए। बात समझ में आ रही है, इन दोनों का गुणनफल कभी नहीं बदलेगा। तो आप एक बात बताइए, इस लाइन पे अगर P और V का मान नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब जरूर ये बिंदु जो जहाँ पे P और V का मान गुणा करके हमें मिला, मान लेते हैं कि हमने उदाहरण में लिया था 100, तो इस बिंदु पे 100 है, ठीक है। अब इस अक्ष पे P को रखा गया है। जब P 1 था तब P गुना V का मान कितना था, 100। यानी P जब यहाँ पे है 1, तब भी P गुना V का मान है 100। जब P 5 है, मान लेते हैं 5 कर दिया, तो V का मान चाहे जितना भी हो, P गुना V खुद कितना था, 100 था। तो इसका मतलब ये यहाँ पे 100 के 100 ही रहेगा। तो ये 100 जो अंक है यहाँ पर ही सीधी लाइन चलती रहेगी और हमें दिखेगा कि दबाव जब 5 है तब भी P और V तो 100 पे ही है, ना यहाँ से ऊपर चढ़ा है ना यहाँ से नीचे चढ़ा है, ठीक है। अब P का मान हमने बढ़ा के फिर से 10 कर दिया, तब भी तो PV 100 ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर P का मान 10 होने पर भी हमें P गुना V तो 100 ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि PV वर्सेस P ग्राफ
हम लोग बनाएंगे तो हमेशा हमें इस तरह से एक सीधी रेखा ही मिलेगी। बात आपके समझ में आई? तो इसका मतलब हमें कभी भी यहाँ पे ये रेखा ऊपर नीचे होते हुए नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये मान जो है ये तो 100 पे ही टिका रहेगा हमेशा। अब एक और चीज यहाँ पे दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं पीवी वर्सेस पी ग्राफ की। अगर आपसे एग्जाम में पीवी वर्सेस वी ग्राफ पूछ ले तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? तो बात वही है, पीवी का मान कभी नहीं बदलेगा। यहां से देखते हैं कि मान लेते हैं इस तरफ हमने एक्स अक्ष पर वी को रख दिया है। ठीक है, ऐसे इसको देखने के तो इस एक्स अक्ष पर v को रख देंगे और जब मान लेते हैं कि यहाँ पर v का मान कम है कितना? मान लेते हैं 10। यहाँ पे 10 है v का मान। तो 10 है तो क्या हो गया? v का मान 10 है तो क्या हो गया? pv का मान बदला क्या? नहीं, वो तो 100 ही था, तो बिंदु तो 100 पे ही अटकी रहेगी। जब v का मान 20 हुआ तब भी तो pv 100 पे ही अटकी रहेगी। जब v का मान 100 हो गया तब भी भी 100 पे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दबाव उस हिसाब से कम हो गया, तो गुणनफल कभी बदला ही नहीं। तो बात आपके समझ में आ गई कि कितना आसान है पीवी वर्सेस पी ग्राफ। कैसा है? इस तरह से है। देखिए, इस तरफ से पीवी और इस पी इस तरफ हमने रख दिया एक्स अक्ष पर और इधर पीवी रख दिया। हमने सीखा था पीवी बराबर स्थिरांक होता है, तो ये स्थिर संख्या जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे अटकी रहेगी। यहाँ से यहाँ तक ये चढ़ा और देखिए के, यहाँ से यहाँ तक का मान के है जो कि हमारी स्थिर संख्या है। तो ये स्थिर संख्या चाहे पी कितना भी हो जाए बदलेगी नहीं, ये तो सीधी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि पीवी बराबर के होता है। तो उपरोक्त ग्राफ में पीवी जो कि गैस के आयतन तथा दबाव का गुणनफल है, इसका मान एक स्थिरांक होने के कारण दबाव अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से बॉयल के नियम अनुसार पीवी वर्सेस पी ग्राफ हमें एक सरल रेखा देगी। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे गणितीय प्रश्न जो कि बॉयल के नियम पर आधारित है इनको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है और इसको बनाने का तरीका भी क्या है, आप अच्छे से सीखिए और मेरे साथ साथ बनाइएगा। तो देखिए, सवाल पढ़ने पर बहुत सारे छात्र सवाल पढ़ते पढ़ते ही डर जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये बहुत आसान सवाल है। तो सबसे पहले तो देखिए निश्चित मात्रा को निश्चित कर दिया गया है। उसके बाद एवं तापमान, यानी दोनों ही निश्चित है, निश्चित मात्रा भी है और निश्चित तापमान भी है। सवाल को ऐसे समझना सीखिए, सिर्फ ऐसे ही पढ़ मत लीजिएगा इसको। निश्चित मात्रा एवं निश्चित तापक्रम, यानी दो चीजें स्थिर हो गई है। ठीक है, क्या क्या स्थिर हो गई है? जो जो स्थिर है आप लिखेंगे ऐसे, तभी ये। और हमेशा जैसा कि मैं कहता हूं कि कोई भी सवाल में जो दी गई जानकारी है पहले आप लिख लीजिए, आप देखिएगा आपका सवाल शायद ही कभी गलत होगा। तो देखिए, निश्चित मात्रा यानी तापमान मात्रा स्थिर, तापमान भी ये हमने स्थिर कर दिया। अब आगे, किसी गैस का दबाव 700 मिलीमीटर है। मिलीमीटर यानी जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर की जो ऊंचाई है वहां पे पारे की ऊंचाई में लिखा रहता है मिलीमीटर। तो दबाव की इकाई हमने सीखा था पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन अगर हम लोग उसको बैरोमीटर में देखेंगे तो याद रखिएगा वो बैरोमीटर में ऊंचाई दिखाता है पारे की, और पारे की ऊंचाई यानी मिलीमीटर क्या है? दूरी की इकाई है ना, मिलीमीटर हमारे स्केल में रहती है मिलीमीटर। तो छोटे छोटे जो घर होते हैं जो, वो है मिलीमीटर का। तो ये 700 मिलीमीटर पारा, यानी इतना ऊंचा है पारा। तो जो दबाव है वो 700 मिलीमीटर है और गैस का आयतन कितना है? 350 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वाला क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निश्चित मात्रा पर और स्थिर तापमान पर
जो गैस दिया गया है उसका दबाव 700 मिलीमीटर है और उसका आयतन 350 सीसी है। अब आगे देखिए, उसी तापक्रम पर, मतलब बिना तापक्रम को बदले, यानी तापक्रम स्थिर है, मतलब समझिए तभी तो आप कर पाएंगे। तो उसी तापक्रम पर यानी तापमान को स्थिर रखकर गैस का दबाव अगर 500 मिलीमीटर हो गया तो आयतन कितना होगा। ठीक है, ये हो गया पूरा सवाल। अब देखिए, गैस में कुछ बदलाव आया है। पहले गैस का कुछ एक दबाव था और कुछ एक आयतन था। अब गैस में कोई एक बदलाव आया जिसके कारण से गैस का दबाव 500 मिलीमीटर हो गया और उसका जो नया आयतन होगा वो आपसे कितना है पूछा गया है। तो हम लोग हमेशा इन सवालों को ऐसे शुरू करेंगे। एक को बोलेंगे प्राथमिक अवस्था, जहां पर गैस शुरू में थी, और दूसरे को बोलेंगे अंतिम अवस्था, जहां पर गैस बाद में पहुंच गई। अब हम लोग प्राथमिक अवस्था में जो दबाव है उसको P1 द्वारा दिखाएंगे। तो पहले अवस्था, पहले गैस का जो दबाव था वो कितना था, 700 मिलीमीटर, और इसी अवस्था में जो आयतन था वो कितना था, 750 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब अंतिम अवस्था में आते हैं। अंतिम अवस्था में गैस का जो दबाव, इसको P2 द्वारा दिखाते हैं। जो दूसरी अवस्था है उसमें दबाव कितना हो गया, 500 मिलीमीटर, और जो आयतन में बदलाव आया वो हमें पता नहीं है। बस आपका पूरा जो सवाल है वो इसमें लिखा हुआ है। अब आपको यहां देखने की जरूरत भी नहीं है। अब बॉयल का नियम क्या कहता है, जब मात्रा स्थिर, तापमान स्थिर, तो कितने भी गैस आप ला लीजिए सब के सब इस तरह से रहेंगे। यहाँ पे इस गैस का जो ये वाली अवस्था थी P1 V1, वो गुणा करके जितना भी आएगा P2 V2 भी गुणा करके उतना ही आएगा। हमसे पूछा जा रहा है V2 का मान निकाल के बताएं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से V2 को अलग कर लेंगे। तो V2 के साथ P2 गुणा है, तो अगर मैं V2 को अलग करना चाहूँ तो V2 के साथ जो भी गुणा में है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, P1 गुना V1, उसके नीचे में P2 चला जाएगा। तो V2 बराबर P1 गुना V1, जिसके नीचे में कौन चला गया, V2 के साथ जो गुना था V2 चला गया। ठीक है, तो मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि P2 V2 को पहले इस तरफ लिखेंगे, P1 V1 को इस तरफ लिखेंगे, फिर V2 को ऐसे लिख के फिर P1 V1 बटा P2 ऐसे भेजेंगे। लेकिन ये आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इससे एक लाइन ज़्यादा बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पर आपको V2 का मान चाहिए, तो आपको V2 का मान चाहिए तो पहले ही उसको इस तरफ लिख लीजिए। ठीक है, और फिर सोचिए कि V2 के साथ P2 गुणा में है, वो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो बस उसको लिख दीजिए। अपने दिमाग को इस तरह से चलाइए, तब जाके आपका दिमाग तेज बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको मिटा देते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब देखिए, V2 हमें चाहिए और इस तरफ P1 गुना V1, P1 का मान हमें पता है, V1 का मान हमें पता है, P2 का मान हमें पता है, तो निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे बनाते हैं। तो V2 बराबर P1 का मान बैठाइए 700 मिलीमीटर। इकाई के साथ बैठा क्यों रहा हूँ आपके समझ में आएगा अभी। ठीक है, V1 का मान बैठाइए 350 सीसी। ठीक है, और नीचे कौन है, P2 है, P2 का मान बैठाइए 500 मिलीमीटर। अब सबसे पहले तो इकाई इसलिए बैठाया ताकि इससे दो फायदे हैं। एक तो जब भी सवालों में
आपको अलग अलग इकाई दी रहेगी, तो आप जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इकाई बदल चुकी है, तो आपको वहाँ पे इकाइयों को ठीक करना है। जैसे कि बहुत बार यहाँ पे मिलीमीटर की जगह पे सेंटीमीटर दिया रहेगा और यहाँ पे मिलीमीटर रहेगा, तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इकाई को कभी कभी मिला जुला कर एसआई इकाई और सीजीएस इकाई मिला जुला कर दे देते हैं, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इकाई तो बदल दिया गया है, अगर आपके ध्यान में नहीं आया सवाल पढ़ने के बाद भी तो। दूसरी बात यह है कि हम लोग जब इस तरह से इकाइयों को लिखते हैं तो हमारे समझ में आता है कि ये ऊपर का मिलीमीटर और नीचे का मिलीमीटर कट जाएगा, बचा क्या रहेगा, सीसी। यानी अगर किसी किसी छात्र को ये कंफ्यूजन रहती है कि जो आयतन है उसकी इकाई क्या होगी, बहुत लोग आयतन आंसर में मिलीमीटर लिख के चले आएंगे, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए जिन लोगों की ये गलती होती है उन लोगों की गलती रोकने के लिए भी इकाइयों को बैठाना जरूरी है। देखिए, जैसे ही हमने बिठा दिया तो जो इकाई हमें चाहिए उसको छोड़ के बाकी इकाई कट के निकल जाती है। अब इसको बनाते हैं, इसको बनाएंगे तो ये 2 शून्य कट गए, ये 2 शून्य कट गए, ये 5 इस 35 को काटेगा तो हमें मिलेगा 70। ठीक है, तो हमें जो V2 का मान मिला वो कितना मिला, 490, है ना। 7 गुना 70, 490 क्या है, सीसी, इकाई नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आयतन 490 सीसी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, मात्रा स्थिर है, तापमान स्थिर है, प्राथमिक अवस्था में दबाव जो दिया गया है वो 700 mm है, आयतन 350 सीसी है, और अंतिम अवस्था में क्या हो गया, अंतिम अवस्था में दबाव 500 मिलीमीटर है, आयतन कितना है पता नहीं, निकालना है। हमें बॉयल के नियम अनुसार क्या पता है कि P1 गुना V1 बराबर P2 गुना V2 होता है। अब आगे चलते हैं, तो 700 मिलीमीटर यानी P1 गुना V1 350 सीसी बराबर P2 जो कि 500 मिलीमीटर है उसके साथ V2 का गुणा। अब हमें V2 का मान निकालना है, तो देखिए V2 बराबर क्या हो गया, हमने देखा था P1 V1 बटा P2 हो गया। तो देखिए ये P1 का मान है 700 mm, ये V1 का मान है 350 सीसी और नीचे P2 का मान। अब ये पूरा कट के हमें कितना मिलता है, 490 सीसी मिलता है, और यही हमारा उत्तर है कि स्थिर तापमान पर गैस का दबाव अगर 500 मिलीमीटर हो गया तो आयतन 490 सीसी होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, फिर से देखिए, मात्रा को निश्चित कर दिया, निश्चित मात्रा एवं तापमान, तो मात्रा भी निश्चित, तापमान भी निश्चित। तो निश्चित मात्रा एवं तापमान वाले किसी गैस का दबाव 760 मिलीमीटर होने पर आयतन 200 सीसी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये V1 है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप हमेशा सवालों में ये करें ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल को ज़्यादा गंदा मत कर दीजिएगा ताकि आपको बाद में पढ़ के समझ में ना आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा P1 और आयतन इतना। तो उसी तापक्रम पर, यानी तापक्रम को स्थिर कर रख के गैस का आयतन 152 सीसी कर दें, तो इसका मतलब ये P2 हो गया। तो 152 सीसी हो गया, तो दबाव कितना, सॉरी P2 नहीं, इसको V2 कर दें तो दबाव कितना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, बात वही है कि मात्रा स्थिर करने का तरीका बिल्कुल सेम, तापमान स्थिर, तो दो अवस्था थी, एक तो था पहले क्या था, प्राथमिक अवस्था। प्राथमिक अवस्था में P1 कितना है, 760 मिलीमीटर,
और V1 कितना है 200 सीसी। अंतिम अवस्था में हमें P2 निकालना है, यहां पे क्वेश्चन मार्क आ गया, और V2 कितना है, ठीक है। तो बॉयल का नियम उसके अनुसार हमें पता है P1 गुना V1 बराबर P2 गुना V2 होता है। निकालना क्या है, P2 निकालना है। इसका मतलब P2 को अलग करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो P2 का मान चाहिए, तो P2 के साथ जो भी है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो P2 के साथ V2 है, क्या है, गुना है। तो ये इधर V2 गुना है तो इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग P1 V1 बटा V2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं, यहाँ पे मान बैठा देना है। तो जो P2 है वो कितना आएगा, P1 गुना V1 और नीचे V2। जैसा कि पिछली बार कहा था, जो आपको चाहिए आंसर में, क्या चाहिए, दबाव, वो वाली इकाई देखिए यहाँ पे रह गई है और बाकी की इकाई कट के निकल गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इस सवाल को बनाना है। तो देखिए, ध्यान से देखिए कि 152 ना 76 का दुगना होता है। तो 76 से कट के इसको 10 बार में काट सकते हैं और 76 इसको 2 बार में काटेगा, ठीक है। तो अगर आपको परेशानी है तो इसको छोटे छोटे संख्या में काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 152 76 का दुगना दिख ही रहा है, तो आप 76 से ही 2 बार में इसको काट देंगे और 76 ये 10 बार में काटता है। और इधर ये 2 इस 200 को काटेगा तो 100 मिल जाएंगे। तो इसका मतलब हमें आंसर कितना मिला, हमें आंसर मिला 1000 मिलीमीटर। तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी पूरा हो गया। तो आइए देख लेते हैं कि हमारी मात्रा स्थिर है, तापमान स्थिर है, प्राथमिक अवस्था में दबाव कितना था 760 मिलीमीटर, आयतन कितना है 200 सीसी, और अंतिम अवस्था में दबाव कितना है निकालना है, पता नहीं है, और आयतन कितना है 152 सीसी। हमें पता है बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है, P1 गुना V1 बराबर P2 गुना V2। तो ये P1 है, ये V1 है, ये P2 जो कि निकालना है, और ये V2 है। तो P2 का मान क्या आएगा, P2 का मान आएगा P1 गुना V1 के नीचे में V2। तो इस तरह से हमारी संख्याएं बैठ जाएंगी, और संख्याओं के बैठते ही हमें क्या मिलेगा, जैसा कि मैंने कहा था 76 10 बार में इसको काटेगा, 76 इसको 2 बार में काटेगा, सी कट गया, ये यहाँ पे कट के 100 आ गया। तो हमें जो दबाव मिला वो है 1000 मिलीमीटर का। इसका मतलब जो उत्तर है वो है स्थिर तापमान पर गैस का आयतन 152 सीसी होने पर दबाव कितना होगा, 1000 मिलीमीटर होगा। तो इस तरह से हमारा जो भाग 1 है वो समाप्त होता है। अगर आपको क्लास पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। अगले क्लास तक पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।